250 स्मॉल कैप कंपनीज उस दिन की देखें 2014 की, तो सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो लार्ज कैप बनी हैं और उनका रिटर्न्स पिछले 10 साल में 43 टाइम्स है। 43 ऐसी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनी है और उनका एवरेज रिटर्न 16 टाइम्स है, और 112 कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी स्मॉल कैप की स्मॉल कैप है बट फिर भी उनका रिटर्न 5 गुना से ज्यादा है। तो अगेन बार बार ये प्रूव हो रहा है कि स्मॉल कैप आपके बास्केट में होना चाहिए, पर ये 10 साल की अवधि है, यानी लंबे समय के लिए आपके बास्केट में होना चाहिए। अगर आप ये चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में निफ्टी 100 यानी निफ्टी 100 बोले तो लार्ज कैप कंपनीज ऑफ इंडिया, उसने 14.7% का CAGR दिया है। यानी अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए डाला होता तो आज वो 3.9 लाख होता। वहीं जो स्मॉल कैप है उसने 19.2% का CAGR दिया है, यानी अगर आपने 1 लाख डाला होता तो आज वो करीबन 5,30,000 रुपए होता। मुझे काफी दोस्त ये बात बोलते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी ओवर वैल्यू हो गई है, तो हमें दोस्तों की नहीं सुननी है, डेटा की सुननी है। तो आइए डेटा देखते हैं क्या बोलता है। डेटा में अगर आप देखें तो निफ्टी लार्ज कैप 100 जो है उसका प्राइस टू अर्निंग्स 20.8 टाइम्स है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप जो है उसका 25.6 टाइम्स है, और अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखें तो उसका 18.3 टाइम्स है, यानी कि आज भी सबसे कम प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो स्मॉल कैप 100 का है। वही अगर आप स्मॉल कैप 250 को भी देख लें, यानी बड़ा यूनिवर्स भी देख ले, तो भी सिर्फ 19.6 टाइम्स का ही है। तो यानी कि अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज अपने प्राइस टू अर्निंग बेसिस के ऊपर अंडर वैल्यूड है, राइट प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अब तीनों भाग समझ आ गए हैं। सबसे पहले समझ आ गया कि स्मॉल कैप होता क्या है, सेकंड स्मॉल कैप में निवेश क्यों करना है, क्या रिटर्न्स बने हैं। अब हम तीसरे सेक्शन में आपको लाइव लेके चलते हैं कि कैसे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड राइटली सिलेक्ट कर सके। आपके साथ बैठ के सिलेक्ट करूंगा ताकि आप भी समझें आगे से कैसे सिलेक्ट करना है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस पे निर्भर ना करें, अपना डिसीजन खुद ले सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टिकट टेप यूज करता हूं, तो वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज कर रहा हूं। सीक्रेट स्क्रीनर पे जाते हैं, स्क्रीनर में म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जाते हैं। तो स्टार्ट स्क्रीनिंग पे जाएंगे और सबसे पहले हम यहां पे इक्विटी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहां पे स्मॉल कैप फंड। अब जब हम स्मॉल कैप फंड करेंगे तो स्मॉल कैप फंड में फिर हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। देखिए क्या क्या फिल्टर्स हमारे होने चाहिए। हमारा सबसे पहला फिल्टर CAGR ऑफ 3 इयर्स के अलावा CAGR ऑफ 5 इयर्स भी होना चाहिए और CAGR ऑफ 10 इयर्स भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ रोलिंग रिटर्न्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो टीम में सहवाग नहीं द्रविड़ जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि सहवाग कभी कभी बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं, पर द्रविड़ जो है वो हर बार हमेशा बेटर परफॉर्म करता है और जीरो पे आउट होने के चांसेस द्रविड़ के कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आइए उसके बाद रिस्क के एंगल से देखते हैं। तो रिस्क में हम एक चीज जो मेजरली देखेंगे वो देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है। ये उन लोगों के लिए दोस्तों मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि एक म्यूचुअल फंड मैक्सिमम एक बार में कितना गिरा था, मैक्सिमम कितना गिरा था, ये उन लोगों के लिए है जो कभी कभी कहते हैं सर हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं देख सकते। तो यहां पे हम इसको फिल्टर करेंगे। और लास्ट में रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो होता है वो होता है शार्प्स रेशियो। तो शार्प्स रेशियो को हम जरूर ट्रैक करेंगे कि शार्प्स रेशियो के हिसाब से कैसे ये हमारे को परफॉर्मेंस मिली है। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो हम ट्रैक करेंगे। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 29 रिजल्ट्स आए हैं। तो इन 29 रिजल्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और इसको हम ओपन करेंगे अपनी एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों अब ये शीट आपके सामने आ गई है। हमने AUM, 3 इयर्स रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, 5 इयर्स रिटर्न, 10 इयर्स रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, शार्प्स रेशियो, इनके बेसिस पे सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मैं एक और रेशियो निकालता हूं जो जनरली और कोई नहीं निकालता है, वो है कि रोलिंग रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो एक्सपेंस दे रहा हूं, रेशियो दे रहा हूं, यानी मैं जो फंड मैनेजर को दे रहा हूं उसके बेसिस पे मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो मैं 35.59 को इस केस में जैसे 0.68 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वो मेरे लिए नंबर आएगा। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। तो अब ये नंबर भी आ गया, मेरे पास सारे रेशियोज आ चुके हैं। ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे जिसने एटलीस्ट 3 साल ना परफॉर्म किया हो, यानी कि 3 साल से कम अवधि के फंड्स में हम अपना पैसा नहीं डालेंगे। तो ये जो CAGR 3 इयर्स है उसमें हम सारे ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैंक्स हैं ये सिलेक्ट हो गए, ये सारे फंड्स हम डिलीट कर देंगे। तो इन सारे फंड्स को हम यहां से आउट कर देंगे। तो ये अब आउट हो गए, ठीक है, ग्रेट। तो पहले हमारा लेवल क्लियर हो गया, लेवल 1, जिसपे हमने उन फंड्स को निकाल दिया है जिन फंड्स ने मिनिमम 3 साल से कम रखा है, अपना 3 साल से कम अवधि रही है। अब रह जाते हैं हमारे पास 23 फंड्स, यानी कि 6 ऐसे फंड्स थे जो बाहर हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे इसको एडजस्ट कर देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो ये सारे नाम हमारे सामने आते हैं। मैं पहले 15 नाम रखूंगा और उसके बाद के जो नाम है सारे वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारी अगली डिलीटिंग हो गई। हमने ये सारे डिलीट कर दिए जिन्होंने टॉप 15 में नहीं है एज पर रोलिंग रिटर्न्स, ठीक है। अब अगला जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन का,
ठीक है। और दूसरा है शार्प्स रेशियो का। शार्प्स रेशियो दोस्तों क्या बताता है कि पर यूनिट रिस्क पे आपने कितना रिटर्न बनाया है। तो अब यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन किसने दिया है। तो ड्रॉडाउन को हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डालेंगे। ये आप फंड्स देख सकते हैं जो फंड्स ने करीबन करीबन 50% के आसपास का ड्रॉडाउन रेशियो दिया है। तो ड्रॉडाउन रेशियो जितना ज्यादा होता है रिस्क उतना बढ़ जाता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जिन 5 फंड्स ने सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन दिया है उन 5 को हम बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। तो ये जी 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हमने बाय बाय बोल दिया। अब हमारे पास बचे 10 फंड्स, ठीक है। अब हमारे पास बचे 10 फंड्स। अब 10 फंड्स में हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे एडजस्ट करके अब हम सब एक ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स टू टीईआर। तो अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, यानी कि मैंने कितना खर्चा किया, मुझे कितना रिटर्न आया, उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 ये 5 फंड बचते हैं जिन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है। इनके रोलिंग रिटर्न्स भी ठीक हैं, इनके ड्रॉडाउन्स भी कम हैं, शार्प्स रेशियो सबके बहुत अच्छे हैं। तो इन फंड्स के अलावा जो बाकी सारे फंड्स हैं मैं उनको कर दूंगा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों ये आपका यूनिवर्स क्रिएट हो गया है आपके सामने। 5 ऐसे फंड जिन्होंने मिनिमम 3 साल मार्केट में निकाले हैं, दूसरा जिनका रोलिंग रिटर्न बहुत अच्छा है, तीसरा जिनका ड्रॉडाउन कम रहा है, शार्प्स रेशियो अच्छा है, और पर यूनिट जो आप पैसा दे रहे हैं फंड मैनेजर को उसमें सबसे ज्यादा आरओआई उसने दिए है। ऐसे 5 फंड्स हैं। सबसे पहला फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसका एयूएम जो है वो करीबन 10,000 करोड़ का है और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे पिछले 3 साल में इसने 32% का रिटर्न दिया है और इसका शार्प्स रेशियो भी बहुत स्ट्रांग है 1.76 पे। पिछले 5 साल में इसने कंपाउंडेड 35% का रिटर्न दिया है। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी एक 10,000 करोड़ का फंड है। इसने भी जो है 34.2% का रोलिंग रिटर्न दिया है और बहुत अच्छा इसका शार्प्स रेशियो, सबसे अच्छा शार्प्स रेशियो बंधन का ही है, जिसे 2.26 यानी रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे सबसे अच्छा रिटर्न जो है बंधन स्मॉल कैप ने दिया। तीसरा है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड, जो भी करीबन 5,000 करोड़ का फंड है और उसने भी 30% से ऊपर के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। चौथा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने 31% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं और ऑलमोस्ट 2 का शार्प्स रेशियो है। और पांचवा है आईटीआई स्मॉल कैप फंड, जिसने करीबन 28.29% का रोलिंग रिटर्न दिया है। दोस्तों ये फंड सिलेक्शन के बाद एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि फंड सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं करते, कुछ अपने भी फैक्टर्स लगाते हैं। अब हो सकता है आप कहें कि सर मैं